हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। इस वीडियो में हम यूपी पीसीएस के लिए वर्ल्ड ज्योग्राफी का पार्ट 11 कर रहे हैं। पूरी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ जाके देख सकते हैं। इस वाले वीडियो में जितना भी कृषि से रिलेटेड सेक्शन है वो हम कवर करेंगे। वर्ल्ड ज्योग्राफी में जो भी कई जैसे कृषि होती है उसका कई कई नाम होता है अलग अलग जगह पे। जैसे भारत में झूम कृषि होती है, वैसे अलग अलग जगह पे अलग अलग होती है, वो सब भी इसी में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सभी नोट्स वगैरह आपको यूपी पीसीएस वाले ग्रुप में मिल जाएंगे। ज्वाइन करने के लिए नंबर दिया हुआ है, इसी पर आप व्हाट्सएप करके ग्रुप की डिटेल्स ले सकते हैं। इसके अलावा आरओ का भी और कंबाइंड ग्रुप भी चल रहा है। कोई भी ग्रुप ज्वाइन करने के लिए सेम ही नंबर है, उसी में टेस्ट वगैरह या फिर जो करंट अफेयर वगैरह हैं वो सब आपको उसी में मिलेंगे। तो चलिए शुरू करेंगे। सबसे पहले कुछ चीज़ें जो छोटी छोटी पूछी जाती हैं स्टेटमेंट वाइज, ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से नहीं आते, बस हमको देखना पड़ेगा कि क्या चीज़ें हैं ये क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ से बन चुके हैं। तो चक्रीय कृषि क्या होता है? तो जब फसलें चक्र के रूप में बदल बदल कर जब उगाई जाती हैं, एक फसल के बाद दूसरी फसल इस तरह से, तो उसको कहते हैं चक्रीय फसल। इसमें सामान्यतः फसल चक्र में फलीदार पौधों का प्रयोग किया जाता है। जैसे एक फलीदार फसल आएगी, दूसरी बिना फली वाली फसल आएगी। तो फलीदार फसलों का काम होता है कि भूमि में, मिट्टी में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करना। तो इसीलिए जो है फसल चक्र का प्रयोग किया जाता है। और फसल चक्र में जो है एक फसल फलीदार वाली होती है, अगली वाली, तो इस तरह से जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण का ये काम करती है भूमि में। नेक्स्ट यहाँ पर रिले कृषि क्या होता है कि जब एक फसल खड़ी रहे उसके ठीक पहले दूसरी फसल बोई जाए तो इसको कहते हैं रिले कृषि। जैसे रिले रेस होता है जिसमें आप दौड़ते हुए आते हैं और एक व्यक्ति जो है अपना रिले ट्रांसफर करता है दूसरे को और दूसरा दौड़ना चालू कर देता है, उसी को कहते हैं रिले कृषि। उसी तरह से ये भी है। नेक्स्ट यहाँ पर मिश्रित सस्यन, एक कृषि भूमि पर कई फसलों को मिश्रित करके जब उगाया जाता है तो इसको कहते हैं मिश्रित सस्यन। एक ही भूमि पर कई फसल उगाई जा रही है तब होगा मिश्रित सस्यन। फिर कृषि उत्पादकता क्या है? तो उत्पादकता से मतलब होता है कि प्रति हेक्टेयर में कितना जो है उत्पादन हो रहा है खेती का, तो उसको कहेंगे कृषि उत्पादकता। उस क्षेत्र की कितनी उत्पादकता है पर हेक्टेयर में वो मापी जाती है मतलब। फिर कृषि दक्षता क्या है? तो कम निवेश में कितना अधिक उत्पादन हो रहा है, कार्य क्षमता कितनी है, उत्पादकता के साथ साथ लाभप्रदता कितनी है, कितने कम निवेश में कितना ज़्यादा उत्पादन होता है, उसी को कहते हैं कृषि दक्षता। फिर द्विफसली कृषि क्या होता है? तो चक्रीय विधि से जब साल में 2 फसल उत्पादित की जाती है तो इसको कहते हैं द्विफसली कृषि। बहुफसली में 3 या अधिक फसलें उगाई जाती हैं चक्रीय विधि से ही। फिर परती छोड़ना क्या मतलब होता है? तो परती छोड़ा जाता है उर्वरता को पुनः प्राप्त करने के लिए। लगभग 3-4 साल के लिए खेत को खाली छोड़ देता है इंसान, मतलब किसान जो है, तब उसको कहते हैं परती छोड़ना, लगभग 3-4 साल के लिए। और किस लिए छोड़ा जाता है? उर्वरता पुनः प्राप्त करने के लिए। सस्य गहनता क्या होता है? तो कृषि भूमि का अधिकतम उपयोग जब सुनिश्चित हो सके, जितना ज़्यादा उसका अधिकतम उपयोग होगा उसी को सस्य गहनता कहा जाएगा। इसका फॉर्मूला ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्न में से सस्य गहनता क्या है, तो यही फॉर्मूले दिए रहते हैं। बहुत बार ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया, फिर भी आया है ये क्वेश्चन। तो कुल बोया गया क्षेत्र अपान वास्तविक क्षेत्र, कृषि क्षेत्र इंटू 100। नीचे वास्तविक कृषि क्षेत्र रहेगा, ऊपर जो है कुल बोया गया क्षेत्र रहेगा, वही जो है 100 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, तब वो कृषि जो है सस्य गहनता आ जाएगी। तो ये जो है फॉर्मूला याद रखिएगा, नीचे वास्तविक कृषि क्षेत्र रहता है। तो ये इतनी चीज़ें हैं जो स्टेटमेंट वाइज पूछी जाती हैं। और इस तरह की जो स्थानांतरित कृषि होती है, जैसे हमारे यहाँ उत्तर पूर्वी भारत में जो है झूम कृषि होती है, जंगल को काट कर कृषि की जाती है, फिर आगे के जंगल को काट के कृषि की जाती है, तो इसको झूम कृषि कहते हैं। वैसे विश्व में अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से इसको जाना जाता है। यूपी पीसीएस में मैचिंग में लगभग हर साल, कभी कभी 1-8 साल छोड़ के या अगले साल, लगभग जो है हर साल आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। प्रीवियस ईयर उठा के देखेंगे तो कृषि और उससे संबंधित देशों को मैच करने को आता है। तो चेन्ना कृषि कहाँ पर की जाती है? श्रीलंका में। मिल्पा कृषि युकाटन और ग्वाटेमाला जो मध्य अमेरिकी देश है वहाँ पे की जाती है। चेन्ना याद रखिएगा, मिल्पा भी याद रखिएगा, पूछा जा चुका है। फिर रे कृषि वियतनाम और लाओस में की जाती है। अब दोनों में से एक ही हो सकता है, मिले वियतनाम मिले या लाओस मिले या दोनों मिले, तो रे कृषि इसी एरिया में की जाती है। दोनों बगल बगल ही देश हैं। फिर टावी कृषि मालागासी में की जाती है। लेदांग कृषि जो है जावा और मलेशिया में की जाती है। लेदांग कहाँ पर की जाती है? जावा और मलेशिया, इंडोनेशिया। हो सकता है आपको इंडोनेशिया जावा की जगह दी जाए, क्योंकि जावा जो है इंडोनेशिया का ही द्वीप है, तो लेदांग कृषि वहीं की जाती है। तमराई कृषि जो है थाईलैंड में की जाती है। तुंगिया कृषि पूछी जा चुकी ये भी, तो ये म्यांमार में की जाती है। तुंगिया कृषि म्यांमार। रोका कृषि भी पूछा जा चुका है, ब्राज़ील में की जाती है। कोनुको कृषि जो है ये वेनेजुएला में की जाती है, कोनुको। मसोले कृषि जो है कांगो में की जाती है, मसोले कांगो में की जाती है। कैंगिन जो है फिलीपींस में खेती की जाती है।
लोगन दक्षिण अफ्रीका में की जाती है। इसको आप एग्जाम के पहले एक बार जरूर रिवाइज कर लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। कौन कौन सा इसमें पूछा जा चुका है? चेन्नई श्रीलंका, मिल्पा युकाटन और ग्वाटेमाला, रे वियतनाम और लाओस, यहाँ पर लेदांग भी पूछा जा चुका है, जावा और मलेशिया, तुंगिया भी पूछा जा चुका है, म्यांमार तुंगिया। उसके बाद जो है रोका जो है ब्राज़ील की खेती, ये भी पूछा जा चुका है। कोनुको वेनेजुएला की है, ये भी पूछा जा चुका है। फिर आता है मसोले कांगो की है, ये भी पूछा जा चुका है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीट करेगा। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे भारत में जो स्थानांतरित कृषि होती है, जैसे झूम कृषि उत्तर पूर्वी भारत में की जाती है, इसी को दीपा कृषि कहते हैं, जो कि छत्तीसगढ़ के बस्तर एरिया में होती है, ये भी पूछा जा चुका है। जिस टाइम ये क्वेश्चन आया था बहुत लोगों का ये क्वेश्चन गलत था। दीपा जो है ये छत्तीसगढ़ बस्तर वाले एरिया में की जाती है। पोडू कृषि आंध्र प्रदेश में की जाती है। कुमारी कृषि जो है केरल की है। बत्रा कृषि दक्षिण पूर्वी राजस्थान की, कभी कभी ये दक्षिण पूर्वी नहीं लिखा रहेगा, केवल राजस्थान लिखा रहेगा, या उत्तरी राजस्थान इस तरह से आ जाएगा तब गलत हो जाएगा। बत्रा कृषि दक्षिण पूर्वी राजस्थान में की जाती है। बेवार और डहियार कृषि बुंदेलखंड मध्य प्रदेश वाले बुंदेलखंड में की जाती है। बुंदेलखंड जो है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों में फैला हुआ है, आपको पता होगा। तो बेवार और डहियार कृषि जो है मध्य प्रदेश में की जाती है। फिर जारा और एरका कृषि दक्षिण भारतीय राज्यों में की जाती है। कमान विंगा धावी ये उड़ीसा की कृषि, धावी पूछा जा चुका है कहाँ की है? उड़ीसा की है। कमान और विंगा भी उड़ीसा की है। तो ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कुमारी कृषि भी पूछा जा चुका है। कुमारी कृषि कहाँ की है? केरल की है। पोडू कहाँ की है? आंध्र प्रदेश की। दीपा छत्तीसगढ़ की। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ चीज़ें जैसे पूछा जाता है निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो ट्रोफोफाइट क्या होते हैं? तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जो वन और घास उगाए जाते हैं, वनस्पतियाँ उगाई जाती हैं, उनको ट्रोपोफाइट कहते हैं। उष्णकटिबंधीय वाले क्षेत्रों को में जो वनस्पतियाँ होती हैं उनको ट्रोपोफाइट कहा जाता है। और हाइड्रोफाइट किसको कहते हैं? तो जल के ऊपरी सतह पर उगने वाली वनस्पतियों को हाइड्रोफाइट कहते हैं। हाइग्रोफाइट किसको कहते हैं? तो अधिक आर्द्रता वाले क्षेत्रों में पाई जाने वाली वनस्पतियों को हाइग्रोफाइट कहते हैं। हाइग्रो और हाइड्रो में इतना डिफरेंस है कि हाइड्रो है जल वाली और हाइग्रो है आर्द्रता वाली। जेरोफाइट कौन सी वनस्पतियां होती हैं? तो उष्णकटिबंधीय मरुस्थल क्षेत्रों में पाई जाने वाली वनस्पतियों को जेरोफाइट कहते हैं। मरुस्थलीय क्षेत्रों में उगती हैं ये। फिर मेसोफाइट क्या है? तो ये टैगा वनस्पतियां होती हैं जो ध्रुवों से थोड़ा पहले होती हैं। मेसोफाइट शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं, ये टैगा वनस्पतियां होती हैं। क्रायोफाइट टुंड्रा वनस्पतियां होती हैं, ध्रुवों वाली। काई और लाइकेन इसी के अंतर्गत आता है। टुंड्रा वनस्पतियों के अंतर्गत क्रायोफाइट वनस्पतियां होती हैं ये। फिर हेलोफाइट क्या होता है? तो नमकीन मिट्टी में जो वनस्पतियां उगती है, जैसे मैंग्रोव जो क्या है? हेलोफाइट है ये। नमकीन पानी में उगता है, नमकीन मिट्टी में उगता है। लिथोफाइट क्या है? तो लिथोफाइट कठोर चट्टानों पर जो उगने वाली वनस्पतियां होती हैं उनको लिथोफाइट कहा जाता है। और मरुस्थल में उगने वाली जेरोफाइट कहलाती हैं और कठोर चट्टान वाली लिथोफाइट कहलाती हैं। पायरोफाइट क्या है? तो ये जो है अग्नि प्रतिरोधी वनस्पतियां होती हैं, खासकर ये सवाना क्षेत्रों में उगती हैं पायरोफाइट्स। और जब जंगल में आग वगैरह लगती है तो उसको रोकने का भी काम ये पायरोफाइट वनस्पतियां करती हैं। आगे बात करेंगे पोमोलॉजी क्या होता है? तो फल विज्ञान को कहते हैं पोमोलॉजी। विटिकल्चर अंगूर की खेती को कहा जाता है। ये सब मोस्ट कॉमन है, हर एग्जाम में आता है ये सब। पिसीकल्चर जो है ये मछली पालन से संबंधित है। सेरीकल्चर रेशम पालन से संबंधित है। वर्मी कल्चर केचुआ पालन से संबंधित है। फिर एरीपोनिक क्या है? तो पौधों को हवा में उगाना एरीपोनिक कहलाता है। सिल्वीकल्चर भी पूछा जा चुका है, तो वन संवर्धन से संबंधित है सिल्वीकल्चर, जो लकड़ी वगैरह का काम होता है उसको सिल्वीकल्चर कहते हैं। एपीकल्चर क्या है? तो मधुमक्खी पालन से संबंधित है। मोरीकल्चर रेशम कीट से जो शहतूत की खेती होती है, मतलब रेशम कीट उत्पादन के लिए जो शहतूत की खेती की जाती है उसको मोरीकल्चर कहते हैं। फिर ओलेरीकल्चर क्या है? तो सब्जियों की खेती से संबंधित है ओलेरी कल्चर। ये कई बार ये सब चीज़ें पूछी जा चुकी है। नेक्स्ट बात करेंगे फसल और उसका मूल स्थान। ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन नहीं आते, फिर भी पूछे जा चुके हैं एक आध बार, इसलिए हम पढ़ रहे हैं। रबड़ की खेती का मूल स्थान कहाँ है? तो मूल स्थान है इसका ब्राज़ील, और हेनरी विलियम के द्वारा ये भारत लाया गया था 1876 में। कॉफ़ी का जो मूल स्थान है वो है अबिसीनिया। अबिसीनिया कहाँ है? तो पूर्वी अफ्रीका की जो उच्च भूमि है, पूर्वी अफ्रीका में जो केन्या वगैरह वाला एरिया है, वहाँ से कॉफ़ी का मूल स्थान माना जाता है। कपास जो है ये मेहरगढ़ पाकिस्तान से इसका मूल स्थान माना जाता है। तंबाकू का मूल स्थान है दक्षिण अफ्रीका, और भारत में पुर्तगालियों द्वारा लाया गया था। दक्षिण अफ्रीका मूल स्थान है तंबाकू का, लेकिन भारत में पुर्तगाली लेके आए थे। गन्ना जो है ये भारत ही इसका मूल स्थान है। काजू जो है इसका मूल स्थान है ब्राज़ील, और काजू ही और किसका मूल स्थान है? तो रबड़ का भी मूल स्थान ब्राज़ील ही है। फिर चाय जो है ये दक्षिणी चीन इसका मूल स्थान माना जाता है। सेब का मूल स्थान है काला सागर और कैस्पियन सागर के आसपास का क्षेत्र जो है सेब का मूल स्थान है। मक्का का मूल स्थान है मैक्सिको, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का मैक्सिको जो देश है वो मक्का का मूल स्थान माना जाता है।
मूंगफली का मूल स्थान है ब्राज़ील, मूंगफली का मूल स्थान है ब्राज़ील। गेहूं का मूल स्थान है फिलिस्तीन। और उत्तरी, अब देखिए कुछ यहाँ पर एरिया दिए गए हैं, उसका जो है मूल कुछ यहाँ पर सामान दिए गए हैं जो उस एरिया के मूल स्थान के हैं। जैसे उत्तरी अमेरिका का है सूरजमुखी सोयाबीन, मध्य अमेरिका का है लाल मिर्ची और टमाटर, यूरोप का है राई और चुकंदर, फिर दक्षिण पूर्वी एशिया का है चावल और केला। चावल याद रखिएगा, चावल पूछा जा चुका है, दक्षिण पूर्व एशिया इसका मूल स्थान माना जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे पौधों में जो उसके विकास के लिए जो जिम्मेदार 16 तत्व होते हैं। अब इसमें ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो 16 तत्व हैं इसमें सूक्ष्म पोषक तत्व कौन सा है, पूछा जाता है निम्न में से पौधों के विकास के लिए आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व कौन सा नहीं है। तो पहले यहाँ पर देख लीजिए 16 तत्व कौन सा है, उसके बाद देखेंगे सूक्ष्म पोषक तत्व कौन सा है। इन्हीं में से सूक्ष्म भी रहेगा। पहले 16 सभी हैं, कार्बन, उसके बाद हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फिर फास्फोरस है, सल्फर है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, लोहा है, मैग्नीज है, जिंक है, तांबा है, मॉलिब्डेनम है, बोरान है, क्लोरीन है। कभी कभी ऑप्शंस दिए रहते हैं और पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा पौधे के विकास के लिए आवश्यक नहीं है। 1 2 3 4 ऐसे सब, तो इतने सभी हैं, ये सभी जिम्मेदार हैं पौधों के विकास के लिए। अब इन्हीं में से पूछा जाता है इनमें से कौन से सूक्ष्म पोषक तत्व हैं। तो इसमें लोहा, मैग्नीज, जिंक, तांबा, मॉलिब्डेनम, बोरान और क्लोरीन, ये सूक्ष्म पोषक तत्व हैं जो पौधों के विकास के लिए आवश्यक होते हैं। जरूर याद रखिएगा, इन्हीं में से क्वेश्चन आ जाता है। तो लोहा है सूक्ष्म पोषक तत्व, मैग्नीज है, मैग्नीशियम नहीं याद रखिएगा, मैग्नीज है, फिर जिंक है, यहाँ पर तांबा है, मॉलिब्डेनम है, बोरान है, क्लोरीन है। तो ये सब सूक्ष्म पोषक तत्व हैं जो पौधे के विकास के लिए आवश्यक होते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर जो फसलों के प्रकार होते हैं और फसलों की प्रजातियों के नाम जो ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो वो सब भी यहीं पर कवर कर लेंगे। सबसे पहले रबी फसल की बात करें तो रबी और खरीफ से जो है कई क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं। एक सिंपल सा जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी रबी की फसल नहीं, कौन सी खरीफ की फसल नहीं है, ये अक्सर पूछा जाता है। सिंपल होता है, फिर भी थोड़ा बहुत दिक्कत आ जाती है इसमें। गेहूँ चावल सिर्फ याद रह जाता है, बाकी चीज़ें भूल जाती हैं। तो रबी की बात करें तो बुआई इसकी होती है अक्टूबर नवंबर में सामान्यतः, और ये गर्म मौसम इसके लिए ज़रूरी होता है। मतलब बोते टाइम तो इसको गर्म मौसम चाहिए, लेकिन जब ये इसका पकने का टाइम होता है, बीच का टाइम पीरियड जो होता है, उसमें ठंडा मौसम इसको चाहिए और शुष्क मौसम, गर्म और शुष्क मौसम इसको चाहिए नॉर्मली बोते टाइम। और जब कटने का टाइम आता है तो उस टाइम पर इसको ठंडा मौसम चाहिए। और उदाहरण देखिए इसका, तो गेहूँ, जो भी फसलें हमें ठंडी के मौसम में दिखती हैं, जनवरी के टाइम में जो फसलें खड़ी रहती हैं खेतों में, तो एक बार दिमाग लगा के सोचिए, जो भी गांव से संपर्क रखते होंगे, जो जो ठंडी में फसल दिखेंगी सब रबी की फसल है। तो गेहूँ हो गया, जौ हो गया, जई, तोरिया, लाही, राई, सरसों हो गया, अलसी हो गया, मक्का, चना, मसूर, ये मटर, ये सभी जो हैं ये रबी की फसल हैं, जो कि गेहूँ के साथ ही जब गेहूँ बोया जाता है उसी टाइम की ये सभी फसलें हैं। तो इसमें से मक्का जो अगर बात कर लिया जाए तो मक्का रबी में भी आ जाता है, खरीफ में भी आ जाता है। ये सब उत्तर भारत की बात हो रही है। किसी किसी जगह पे अगर साउथ की बात करें तो कोई कोई ऐसा स्टेट रहता है जहाँ पे उसकी मौसम की कंडीशन थोड़ा सा अलग रहती है। तो कोई कोई खेती जो है कहीं के लिए वो रबी में आ जाती है, कहीं के लिए खरीफ में आ जाती है, कहीं के लिए जायद में आ जाती है। लेकिन बेसिकली अगर यूपी की बात करें तो यही जो बेसिक फसलें हैं जो कि रबी के मौसम में बोई जाती हैं। आगे बात करेंगे खरीफ की, तो इसकी बुआई जो है जून जुलाई में होती है और इसमें तापमान बहुत ज़्यादा होना चाहिए, तापमान उच्च होना चाहिए। और आर्द्रता की बात करें तो आर्द्रता ज़्यादा होनी चाहिए, मतलब इसको बारिश ज़्यादा चाहिए। अभी जो हमने रबी की फसल देखी थी इसमें बारिश की बहुत कम ज़रूरत रहती है रबी की फसलों में, लेकिन खरीफ की फसलों में ये बारिश ज़्यादा मांगता है। लगभग 150 सेंटीमीटर से ज़्यादा इसमें बारिश की ज़रूरत होती है। और इसका एग्जाम्पल क्या क्या है, तो धान की फसल है, ज्वार है, बाजरा है, मूंग है, मूंगफली है, गन्ना, सोयाबीन, उड़द, तूर की दाल यानी अरहर की दाल, तो जूट हो गया, कपास हो गया, ये सभी जो है ये खरीफ की फसल में आ जाते हैं। इनमें से जो ये मूंग वगैरह है, मूंग है, ये जो कभी कभी मूंग और उड़द को जो है जायद की फसल के साथ भी रखा जाता है, लेकिन नॉर्मली ये खरीफ की फसल में ही आएंगे। जायद की फसलों की बात करें तो दोनों के बीच वाला जो टाइम पीरियड होता है उसमें जायद की फसलें बोई जाती हैं। जैसे अभी गर्मी की बात करें तो इस टाइम पे जायद की फसलें होंगी, लगभग सभी खेत खाली होंगे, लेकिन तरबूज हो गया, खरबूजा हो गया, खीरा, ककड़ी इस टाइम पे खूब मार्केट में आ रहे हैं, तो ये सब खेतों में दिखेंगे। खेतों में ये नहीं, मतलब जो तरबूज और खरबूजा जो है नदियों के किनारे जहाँ रेत होती है वहाँ पर ज़्यादा पाए जाते हैं। तो इस तरह की खेती जो है इस टाइम पे हो रही है, जो गर्मी में हमें हेल्प करती है। हमारे जो भगवान ने भी इस तरह से फसलें बनाई हैं कि जिस मौसम में जिसकी ज़रूरत होती है वही पैदावार भी वही होती है। तो जायद की फसलों में ये सभी पैदावार होती है। आगे बात करेंगे
गेहूं के बारे में पूछ लिया जाता है तो गेहूं को हम यहाँ पे गेहूं और धान को डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। गेहूं की बात करें तो किस कुल से संबंधित है, तो ग्रेमिनी कुल से संबंधित है, या फिर घास कुल भी लिखा मिल सकता है, तो ग्रेमिनी कुल से संबंधित है गेहूं। जलवायु इसको चाहिए उष्णकटिबंधीय जलवायु में ज़्यादा पाया जाता है गेहूँ। तापमान इसको 10 से 25 सेंटीग्रेड तक चाहिए सिर्फ, मतलब गर्मियों में जब इसके पकने का टाइम होता है, मेन टाइम जिसमें ज़्यादा समय तक ही रहता है, तो उस टाइम पे ठंडी पड़नी चाहिए। औसत वर्षा कितनी होनी चाहिए, तो 80 सेंटीमीटर लगभग, ज़्यादा वर्षा इसको नहीं चाहिए। वैज्ञानिक नाम इसका है ट्रिटिकम एस्टिवम। ट्रिटिकम एस्टिवम जो है इसका वैज्ञानिक नाम है। इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो 42 इसमें गुणसूत्र होते हैं। अब कुछ फसलें हैं जो मतलब जो गेहूं की प्रजातियां हैं, यहाँ पे प्रजातियां सभी देख लेंगे। तो ट्रिटिकम कॉम्पैक्टम है, ट्रिटिकम स्पैरोकम है। ये प्रजातियां जो है मोहनजोदड़ो खुदाई के दौरान भी मिली थी, यही प्रजातियां मिली थी गेहूं की जो मोहनजोदड़ो खुदाई में भी मिली थी। इसके अलावा अन्य कुछ प्रजातियां जैसे सोनारा 64 है। ट्रिटिकेल गेहूँ, ट्रिटिकेल गेहूं क्या है, तो ये गेहूं और सरसों की क्रॉस प्रजाति, जो संकर प्रजाति कहा जाता है, क्रॉस ब्रीडिंग करा के जो उत्पन्न होती है, तो ट्रिटिकेल गेहूं है ये। राज 3077, ये राज 3077 उस क्षेत्र में बुआई होती है इस गेहूं की जहाँ पे देर से बुआई की जाती है। फिर है मैक्रोनी गेहूँ। मैक्रोनी वो गेहूँ होता है जहाँ पे सिंचाई की सुविधा कम होती है, इसमें मतलब वैसे क्षेत्र में बोया जाता है जहाँ पे पानी की उपलब्धता कम होती है। और इसके अलावा यही मैक्रोनी गेहूँ हुई है जिससे सूजी बनती है, यानी रवा का निर्माण जो किया जाता है, रवा जो बनता है इसी गेहूँ से बनता है। फिर आता है इमर गेहूँ। ये इमर गेहूँ जो है दक्षिण भारत के क्षेत्र में बोया जाता है। आगे बात करेंगे कुछ अन्य प्रजातियाँ, सभी गेहूँ की ही प्रजातियाँ हैं। तो सोनालिका हो गई, कुंदन, कल्याण, ये सभी बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, ये चावल की है, गेहूँ की है या किसी अलग चीज़ की है। तो यहाँ पर सोनालिका हो गया, कुंदन हो गया, कल्याण, अर्जुन, सोना, गिरजा गोमती, ये गिरजा गोमती है, प्रभानी, चंद्रिका, भवानी, कंचन, मालवीय, भालिया, यही सभी जो प्रजातियाँ हैं ये सभी गेहूं की प्रजातियाँ हैं। इसके अलावा ICAR के द्वारा जो भी प्रजाति विकसित की जाती है उसके नाम में पूषा लगा होगा। तो पूषा सिंधु गंगा जो है ये ICAR की प्रजाति है। नीलगिरी खापड़ी है, इसके अलावा पूषा मालवी है, ये सभी गेहूं की ही प्रजातियां हैं। एक आती है पूषा बेकर। पूषा बेकर से बिस्किट बनाया जाता है, बेकर से हो गया बिस्किट, यहाँ पे पूषा बेकर का यूज जो है बिस्किट बनाने में किया जाता है। अगर पूछा जाए कि गेहूं में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो ग्लूटीन इसमें पाया जाता है। इसके अलावा कौन कौन सा विटामिन होता है, तो विटामिन B1, B2, B6 जो है, या विटामिन E काफ़ी पूछा जाता है। जो अंकुरित गेहूँ होते हैं जिनको भिगो दिया जाता है तो उसमें जो है विटामिन E काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा गेहूं में जो रोग लगते हैं तो येलो रस्ट लगता है, ब्राउन रस्ट, ब्लैक रस्ट। गेहूं का एक और रोग है जिसका नाम है करनाल बंटी, काफ़ी गेहूं का फेमस रोग है। और किस कवक से ये होता है, तो टिलेटिया इंडिका से ये होता है। करनाल बंट गेहूं का रोग है, टिलेटिया इंडिका कवक से होता है। इसके अलावा गेहूं का मामा किसको कहा जाता है, तो फ्लेरिस माइनर को गेहूं का मामा कहते हैं। इसको एक तरह का खरपतवार होता है, इसको ख़त्म करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, तो एक खरपतवार नाशी होता है जिसका नाम है आइसोप्रोट्यूरान का यूज़ करते हैं गेहूं का मामा को हटाने के लिए। एक खरपतवार है उसको हटाने के लिए। अब धान के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें, तो ये भी ग्रेमिनी कुल से यानी घास कुल से आता है। वैज्ञानिक नाम है इसका ओराइजा सेटाइवा। ओराइजा सेटाइवा धान का वैज्ञानिक नाम है। किस जलवायु में होता है, तो उष्णकटिबंधीय जलवायु में ज़्यादा पाया जाता है। तापमान इसको 24 से 25 सेंटीग्रेड तक तापमान चाहिए, इससे ज़्यादा भी बढ़ सकता है। औसत वर्षा की बात करें तो वर्षा इसको ज़्यादा चाहिए, 150 सेंटीमीटर से ज़्यादा इसको वर्षा चाहिए। इसके अलावा इसमें जो है नाइट्रोजन की पूर्ति पूरी होनी चाहिए, फास्फोरस की होनी चाहिए और पोटेशियम। तो NPK इसके लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक तत्व होते हैं जो खनिज मृदा में होनी चाहिए। इसके अलावा जैव उर्वरक के रूप में क्या यूज़ किया जाता है धान में, अभी ये क्वेश्चन पूछा गया था UP PCS में भी। एजोला के बारे में पूछा गया था कि धान के खेत में कौन सा जैव उर्वरक यूज़ किया जाता है, तो एजोला जो है इसको यूज़ करते हैं। और नील हरित शैवाल का भी इसमें यूज़ किया जाता है। इसके अलावा संकर धान जो क्रॉस ब्रीडिंग करके जो धान बनाया गया था वो सबसे पहले कहाँ पर बनाया गया था, तो चाइना में। अगला यहाँ पे बात करेंगे धान उत्पादन की कुछ अलग अलग विधियाँ होती है, अलग अलग जो जगह यूज़ की जाती हैं। तो जापान और फिलीपींस में यूज़ की जाती है दापोग विधि। दापोग विधि में जो है 12 से 14 दिन में इसमें पौधा तैयार हो जाता है, जल्दी पौधा इसमें तैयार हो जाता है। और बीज की मात्रा भी इसमें ज़्यादा लगती है, ज़्यादा पास बीज करके जल्दी इसमें पौधरोपण हो जाता है। रोपाई विधि एक होती है जिसमें पानी भर के हमारे यहाँ अक्सर जो यही वाली विधि अपनाई जाती है, रोपाई विधि। आगे बात करेंगे श्री विधि एक होती है। श्री विधि में खर्चा जो है कम आता है, उपज अधिक होती है। इसमें एक एक पेड़ को एक एक जगह पे ऐसे लगाते हैं, तो श्री विधि जो है जो पेड़ को सीधे लगाया जाता है श्री विधि में। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में जो है धान की खेती वर्ष में 3 बार की जाती है। चावल की फसल जो है वर्ष में 3 बार उगती है पश्चिम बंगाल में। अभी कौन कौन सी फसलें हैं जो पश्चिम बंगाल में उगाई जाती हैं, तो एक का नाम है औस, दूसरे का अमन, तीसरे का बोरो। औस जो है ये सितंबर अक्टूबर में होती है, अमन जाड़े के टाइम पे, और बोरो जो है ये गर्मी के टाइम पे होती है पश्चिम बंगाल में।
अब जहाँ पे वर्षा ज़्यादा होगी वहीं पे धान की फसल ज़्यादा होगी, तो पश्चिम बंगाल जो है ये नंबर 1 पे आता है धान की फसल में। सेकंड पे हमारा उत्तर प्रदेश आता है। अगर टोटल मतलब धान की फसल की बात करें, ये कृषि आर्थिकी डेटा में हमने पूरा कवर किया हुआ है कौन से स्टेट में क्या चीज़ ज़्यादा होता है। तो इसमें धान की बात करेंगे तो नंबर 1 पे पश्चिम बंगाल आता है, सेकंड पे यूपी आता है, थर्ड पे पंजाब आता है। अगर गेहूं की बात करेंगे तो गेहूं में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर है और सेकंड पे जो है मध्य प्रदेश आता है, थर्ड पे पंजाब आता है। पंजाब तीनों में तीसरे नंबर पर है। आगे बात करेंगे धान की प्रमुख जो प्रजातियां हैं कौन कौन सी हैं। तो पहली यहाँ पे जो पहली बौनी प्रजाति जो डॉर्फ प्रजाति पहली बोई गई थी वो थी जया प्रजाति। इसके अलावा साकेत है, गोविंद, कावेरी, रत्ना है, ये सभी धानी की प्रजातियाँ। फिर सरजू है, मसूरी है, मंसूरी जिसको कहते हैं, पूसा 33 है, पूसा सुगंधा है, जमुना है धान की प्रजाति, करुणा है, पद्मा है, हंसा है, जगन्नाथ है, माही, कृष्णा, DDR 45, ये सभी जो है धान की प्रजातियां हैं जो मेनली यही पूछी जाती हैं एग्जाम में। आगे बात करेंगे अगर धान को मतलब चावल को ज़्यादा धो दिया गया तो कौन सी उसमें विटामिन नष्ट हो जाती है, तो विटामिन B इसमें नष्ट होती है। आगे बात करेंगे धान में कौन कौन से रोग लगते हैं, तो खैरा रोग लगता है और ये किसकी कमी से होता है, तो जिंक की कमी से होता है खैरा रोग। और धान का जो खरपतवार नाशी होता है, किस चीज़ को यूज़ करते हैं खरपतवार नाशी के रूप में धान में, तो प्रोपेनिल को यूज़ करते हैं। प्रोपेनिल, इसको स्टेम 32 भी कहा जाता है, इस नाम से ही बिकता है। इसके अलावा क्यूटाक्लोर भी होता है जो मैचिटी नाम से बिकता है, मैचिटी वेजिलिस। आगे बात करेंगे कुछ मक्के की प्रजातियाँ यहाँ पर। तो मक्के की प्रजाति में आएगा D941 प्रकाश, विवेक शंकर, गंगा 5 पार्वती, हिम 129, राजेंद्र हाइब्रिड, शक्तिवन, माही कंचन, किरण, जवाहर मक्का, शक्तिमान, प्रभात, स्वीट कॉर्न, माधुरी। ये सभी जो है इसको बार बार पढ़ना पड़ेगा। इसको हम क्विज़ के माध्यम से भी कर लेंगे, अगर आप ग्रुप ज्वाइन करते हैं तो उसमें क्विज़ के लिए एक अलग ग्रुप बनाया गया है, उससे भी कर लेंगे। तो ये सभी जो है बार बार आपको रिवाइज़ करना पड़ेगा और एक बार अगर आप पढ़ेंगे इसको बोल के पढ़ेंगे, अगर मतलब अपने आप से अपनी आवाज़ सुनेंगे कान में तो जल्दी ये चीज़ें याद हो जाएंगी। तो प्रकाश जो है विवेक शंकर, गंगा 5 पार्वती, हिम 129, राजेंद्र हाइब्रिड, शक्तिवन, माही कंचन, किरण, जवाहर मक्का, शक्तिमान, प्रभात, स्वीट कॉर्न, माधुरी, ये सभी मक्के की प्रजातियां हैं। आगे बात करेंगे आम की जो प्रजातियां हैं, तो अल्फांसो आम जो कि महाराष्ट्र में पाया जाता है, इसको आम का राजा कहा जाता है। सिंदूरी आम आंध्र प्रदेश में होता है। सफ़ेदा की बात करें तो ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में सफ़ेदा आम होता है। मैंगो शेक इसी से बनता है, जो बड़े बड़े आम आते हैं। तोतापरी आम जो आंध्र प्रदेश में होता है, माजा और फ्रूटी में इसका यूज़ किया जाता है। फिर आता है लंगड़ा आम जो उत्तर प्रदेश और बिहार में पाया जाता है और हरे रंग का होता है। चौसा आम उत्तर प्रदेश का है, पीला और रसदार आम होता है ये। दशहरी आम यूपी का सबसे मशहूर आम है, पीला और हरे रंग का होता है। कुछ अन्य आम के प्रकार जैसे रतौल हो गया, राम केला, आम्रपाली, मल्लिका। तो आम की प्रजातियाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर फलों की बात करें तो फलों में पूरे इंडिया में नंबर 1 पे है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट बात करेंगे अमरूद की प्रजातियाँ, तो L40 जो है अमरूद की प्रजाति है। इलाहाबाद सफ़ेदा, ललित और संगम और सेब रंगी, से कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है ललित से। तो ललित अमरूद की प्रजाति है, संगम भी अमरूद की है, सेब रंग भी अमरूद की है। आंवला की बात करें तो NA6 है, NA7 है, NA10 है, कंचन, लक्ष्मी 52। जो इस तरह के नाम होते हैं ये कम पूछे जाते हैं, जो इस तरह के नाम होते हैं मतलब सीधे सीधे जो नाम होता है वो ज़्यादा पूछा जाता है। लीची की बात करें तो गुलाब सुगंध, शाही कलंकतिया। इसके अलावा बेल में NB5 आएगा, NB9, CISHP1, इसके बाद B2, ये सभी जो बेल की प्रजातियाँ हैं। केला में TC केला, G9। आगे बात करेंगे पपीता की, तो पूषा स्वादिष्ट, पूषा महिमा, मयूरी, CO3, CO4, सूर्या, रेड लेडी इंपॉर्टेंट है, रेड लेडी पपीते की प्रजाति मधुर है। गेंदा में पूषा नारंगी आ जाएगा, पूषा बसंती और जाफरी। रजनीगंधा की प्रजाति यहाँ पर वैभव है, सुवासिनी, स्वर्ण रेखा, रजत रेखा। अगला यहाँ पर हल्दी की प्रजाति, तो हल्दी की प्रजाति में राजेंद्र आएगा, सोनिया आएगा, राजेंद्र हो गया, सोनिया, आज़ाद हल्दी, वल्लभ प्रिया इंपॉर्टेंट है, रोमा इंपॉर्टेंट है, वल्लभ प्रिया, रोमा, राजेंद्र, सोनिया, आज़ाद हल्दी। मिर्च की बात करें तो इंदिरा मिर्च आती है, उजाला मिर्च, परिहाट, महाज्वाला, दिव्य ज्योति, अनमोल, उल्का, ये सभी मिर्च की प्रजातियाँ हैं। लहसुन पहले पूछा जा चुका है, G1, G50, G282, G323, मतलब G से जो भी शुरू होगा वो लहसुन है, समझ लीजिए। गार्लिक हो गया G से। नेक्स्ट बात करेंगे अदरक की, तो सुप्रभा हो गया, NGC6 हो गया, वर्धा, बरुआ सागर लोकल, ये अदरक का नाम है, बरुआ सागर लोकल। इसके बाद आता है जामदानी गुलाब, ये नूरजहां और रानी साहिब। जामदानी गुलाब जो है नूरजहां इसकी प्रजाति है और रानी साहिब इसकी प्रजाति है। टमाटर भी पूछा जाता है काफ़ी, तो अर्का विकास इसकी प्रजाति है, पूसा रूबी है, पूसा गौरव, सोनाली, शीतल, पूसा अली, ये सभी टमाटर की प्रजातियां हैं। खरबूजे की पूसा रसराज,
हरा मधु, जहाँ पे मधु आएगा समझ लीजिए खरबूजे की प्रजाति है। शरबती, मधुरस, दुर्गापुर मधु, हिसार मधुर, अर्का, राजहंस, ये सभी खरबूजे की प्रजातियां हैं। भिंडी में ये परभानी क्रांति जो है ये काफ़ी बार पूछी जा चुकी है। परभन क्रांति ये भिंडी की प्रजाति है। फिर है पूसा सावनी और अर्का अनामिका, ये सभी भिंडी की प्रजातियां हैं। तो इतनी चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट थी। वीडियो पसंद आया, यूजफुल लगा तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कैसा लगा। पीसेस आरो यारो दोनों का कंबाइन ग्रुप, कोई भी ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। जो नंबर दिया है इसे व्हाट्सएप करके ग्रुप की डिटेल्स ले सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लासेस।